सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। घर जाते वक्त भी मेरे जहन में बीक वक्त दो मसले चुटकियां ले रहे थे। माँ रुक कर मेरे दफ्तर में आमद जो मेरे लिए खिलाफ तवक्का थी, और अकरम शाम का अगवा। नदीम ने मुझे माँ रुख के बारे में बहुत कुछ बता रखा था। वो एक कामयाब शिकारी थी, अपने शिकारियों को अपने सामने बेबस करने की महारत रखती थी। सुलेमान शाह से शादी से बेशतर भी वो छोटे मोटे शिकार मार लिया करती थी। उसके हुस्न का जाल बिलाशुबा इतना मजबूत था कि उसमें आने वाला कोई भी शिकार महज फड़फड़ाने के अलावा फरार का कोई रास्ता इख्तियार नहीं कर सकता। इसका अंदाजा मैंने पहले से ही लगा लिया था। लेकिन सुलेमान शाह से शादी कर लेने के बाद उसका जमीन पर खड़े होकर शिकार खेलना या शिकार करके पीछे पीछे भागना दौड़ना अच्छा नहीं लगता था। अब उसे जिंदगी की तमाम राहत हासिल थी। वो बड़े आराम से किसी खूबसूरत मचान में भी बैठकर बड़े से बड़े शिकार को अपना निशाना बना सकती थी। उसके बेशुमार मुलाजिम उसके लिए दरिंदों का हांका लगाने को आमादा हो सकते थे, और मैं तो कोई दरिंदा नहीं था, कोई खून अशाम भेड़िया नहीं था, महज एक इंसान था। फिर माँ रुख ने एक इंसान के लिए अपनी खिचार से बाहर निकलने की जहमत क्यों मोली? वो घर बैठे भी मुझे अपने जाल में फंस सकती थी, लेकिन शायद वो अपना मकाम भूल गई, या फिर मेरे सिलसिले में ज्यादा जज्बाती हो गई थी। शायद इसलिए कि मैं 2-3 बार उसकी जिद में आने के बावजूद अभी तक महफूज था। बहरहाल उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने राजी बैराजी खुद को उसके रहमो करम पर ना छोड़ा तो वो मुझे जबरदस्ती उठवा भी सकती है, और मेरे मामले में वो हकीकतन किसी आदमखोर शेरनी के रूप में सामने आई। दूसरा मसला मेरे लिए अकरम शाह का अगवा था, और मैं हर जाविये से सोचने के बाद भी अभी तक किसी आखिरी नतीजे तक नहीं पहुंच सका। जिन लोगों ने इस वारदात में रंग भरा था वो कौन लोग थे, और क्या उनकी अकरम शाह से कोई जाती दुश्मनी थी, या वो उसे अगवा करने के बाद मुझे कुव्वते बाजू का मेरी तमाशा देखना चाहते थे। अचानक अकरम शाह के बारे में सोचते सोचते मुझे मास्टर टोनी याद आ गया, जो मेरे एक इशारे पर भड़कती हुई आग के शोलों में छलांग लगा सकता था। खासे दिनों से मैं उसकी इयादत के लिए नहीं जा सका, ज़हन उलझा हुआ था। इसीलिए मैंने गैर इरादी तौर पर गाड़ी का रुख उस रिहायशगाह की समत मोड़ दिया। वो चौंका मेरी वजह से मफलूज हो गया था, इसीलिए उसके सारे अखराजात कंपनी बर्दाश्त कर रही थी, और मैंने हुक्म दे रखा था कि मास्टर टोनी को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना होने पाए, हर तरह से उसके आराम और आसाइश का ख्याल रखा जाए। लेकिन ये सब कुछ महज दिल का बहलावा था। मेरी हमदर्दियां या मेरी दौलत की भरमार भी मास्टर टोनी के हाथ पैर वापस नहीं दिला सकते थे। मैं उसके बेडरूम में दाखिल हुआ तो वो एक आरामदाह कुर्सी पर बैठा शाम के अखबार के मुताले में मसरूफ था। मुझे देखा तो उसके चेहरे पर जिंदगी की एक रमत दौड़ गई। अखबार एक जलम उछाल कर बोला, बास आप ज़हे किस्मत ज़हे नसीब। मैं शर्मिंदा हूँ मास्टर टोनी। मैं शर्मिंदगी का इजहार मैंने किया। थके थके अंदाज में एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, हालात और वाक़यात ने इतना घेर रखा है कि मुझे तुम्हारे पास आने की फुर्सत नहीं मिली, लेकिन मैं अपने आदमियों से बराबर तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करता रहता हूँ। मुझे मालूम है बास, नहीं यहाँ कोई तुम्हें तकलीफ तो नहीं। जब आप जैसा मालिक हो तो फिर तकलीफ किस चिड़िया का नाम है? उसने हस्बे मामूल मुस्कुराकर जवाब दिया, डॉक्टर रोज आता है। जी हाँ बास, मास्टर टोनी ने बड़ी जिंदा दिली से मुस्कुराते हुए कहा। अब तो मेरे जख्म भी खासे भर गए। डॉक्टर कह रहा था कि 15-20 के रोज की बात और है, और फिर वो मेरी मसनूई टांग लगा देगा। जिसके बाद मास्टर टोनी बड़ा हिम्मत वाला शख्स था, लेकिन इस वक्त उसकी आवाज़ रुंध सी गई और अपना जुमला मुकम्मल ना कर सका। मुझे बताओ टोनी, मैंने ज़बरदस्त अंदाज में तेजी से पूछा, तुम्हें किस बात का गम है? गम? उसने खला में घूरते हुए कहा, बाप सॉरी, मैं आपका नमक का हक अदा नहीं कर सका, और अब तो हमाकत की बातों से परहेज किया करो। मैंने उसकी बात का मफहूम समझते हुए कहा,
मैं तुम्हें बता चुका हूं कि अब तुम मेरे दफ्तर में बैठकर मेरे साथ काम करोगे। तुम मेरे लिए अब भी उतने ही अहम हो जितने पहले थे। और मास्टर टोनी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी पलकों के गोशी अभी तक नमनाक नजर आ रहे थे। तुम्हें दानिश के बारे में तो इल्म हो गया होगा। जी हाँ बास, मुझे खुशी है कि उसकी मेहनत रायगा नहीं गई, टोनी ने ठोस लहजे में कहा। और मैंने कहा था कि वो भी मेरा ही शागिर्द है, किसी महाल पर पहुंचने पीछे नहीं हटेगा। लेकिन क्या? हमको अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि उसको किन लोगों ने मारा। टोनी के चेहरे पर एक रंग सा आकर घुट गया। वो मरा नहीं, जिंदा है, मैंने दबी जुबान में कहा। तो टोनी का चेहरा इस तरह खिल उठा जैसे उसे बरसों पुरानी खोई हुई कोई नायाब शय मिल गई हो। वो कहाँ है बास? टोनी ने शिकवा किया और मुझसे मिलने भी नहीं आया। किसी खास वजह से हमने उसे अंडरग्राउंड कर दिया था, लेकिन अब खतरा टल गया है। हो सकता है कि 2-4 दिनों में खुलकर सामने आ जाए। और मैंने कुछ सोचते हुए कहा और फिर संजीदगी से बोला, इस वक्त मैं तुमसे एक अहम मसले में मशवरा करने आया हूँ। आप हुक्म दो बास। टोनी अपनी माजूरी के बावजूद सीना ठोंक कर बोला, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, कदमों पर खड़ा नहीं हो सकता तो क्या हुआ? गाड़ी में बैठे बैठे भी आपके दुश्मनों को एक ही हाथ से भून सकता हूँ। अकरम शाह के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने थोड़े तवक्कुफ के बाद पूछा। वो भी अपना ही पट्टा है बाप, नमक हरामी कभी नहीं करेगा, चाहे जान चली जाए। टोनी ने पूरे वसूख से जवाब दिया और फिर फौरन ही चौंकते हुए बोला, बास आपने इस वक्त अकरम शाह के बारे में क्यों पूछा? कोई खास बात? हाँ, मैंने कुछ तामल से कहा, कुछ अफराद ने उसे अगवा कर लिया। ये कब की बात है? टोनी चौंका। कल रात ही तो वो मुझसे मिलकर गया था। ये सानहा आज बदरुमा हुआ है, मैंने पहलू बदल कर जवाब दिया। मैं इस वक्त तुमसे यही मालूम करने आया था कि क्या तुम उसके अगवा के सिलसिले में किसी पर शक जाहिर कर सकते हो? मास्टर टोनी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो छत को घूरने लगा, जैसे कोई भूली बसरी अहम बात याद करने की कोशिश कर रहा हो। और मैंने उसे कुरीदना मुनासिब नहीं समझा और वो कुछ देर बाद खुद ही बोला, मैं अकरम शाह को भी बहुत करीब से जानता हूँ। दिल गुर्दे के मामले में वो दानिश से भी तेज है। सीना तान कर गोली खाने वाले जी दारों में उसका शुमार किया जा सकता है, लेकिन बस एक खराबी थी उसमें। वो क्या? अकरम शाह लंगोट का जरा कच्चा था। क्या तुम किसी ऐसी लड़की से वाकिफ हो जिसकी खातर अकरम शाह को जज्बा रकाबत के तहत अगवा कर लिया गया हो? वो बड़ा नडर और बेखौफ आदमी है बास, टोनी ने संजीदगी से कहा। गम की तरह वो लड़कियां पालने का भी आदी नहीं। इस मामले में बड़ा ही जलील वाकया हुआ था। एक बार किसी लड़की से मुलाकात कर लेने के बाद दूसरी बार उसे देखकर यूं नजरें फेर लेता था जैसे पहले कभी देखा ही नहीं हो। और मैंने कई बार उसे इस सिलसिले में डांटा डपटा भी था, लेकिन बास ये आशिकी के चक्कर होते ही खराब हैं। एक बार आदमी इस लानत के भनूट में पड़ जाए तो फिर इसका निकलना जरा मुश्किल ही साबित होता है। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या उसे किसी लड़की की खातर अगवा किया गया होगा? मेरा दिल नहीं मानता, टोनी ने अपने तजर्बे की रोशनी में कहा। जहां रकाबत की आग ज्यादा भड़कती है वहां गोली अंदर और दम बाहर का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। किसी को अगवा करने का खड़ाक मूल नहीं लिया जाता। ठीक है, मैंने उठते हुए कहा, चलता हूँ, फिर किसी वक्त आऊंगा। 1 मिनट बाद टोनी तेजी से बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी तरह अकरम शाह भी किसी बास्टर्ड स्पिरिट के अताब का शिकार हो गया हो? नहीं, अब ऐसा नहीं सोचा जा सकता। मैं समझा नहीं, उसने बड़े तेज नजरों से घूरा। तुम्हारी वाली बास्टर्ड स्पिरिट इस दुनिया में नहीं है। गुड गॉड, टोनी ने अपनी छुपाई छाती पर सलीब का निशान बनाते हुए कहा, आई वाज यू श्योर बास? ये काली पीली ताकतें बहुत देर तक नहीं चलती। एक न एक दिन ऊपर वाला उनके खेल तमाशे का भी दी एंड कर देता है। गॉड इज ग्रेट। और मैं टोनी से मिलकर वापस नदीम की रिहाइश गाह की तरफ चल पड़ा और मेरा जहन अब दोबारा मारूक से ज्यादा अकरम शाह का मसले में खुलबली मचा रहा था और मैं हर अमकानी पहलू पर गौर कर रहा था। अकरम शाह का अगवा इसके दिल फेंक होने की वजह से भी हो सकता था, लेकिन अगर यही बात थी तो उसे इतने लोगों की मौजूदगी में बेआंगो दिल अगवा करने की क्या जरूरत थी? उसकी रिहाइश गाह पर भी ठिकाने लगाया जा सकता था। फिर वो कौन लोग थे जो उस वारदात में मुलव्वस थे? क्या उनका मकसद सिर्फ मुझे मरहूब करना था? मैं अपने ख्यालात में इतना मुस्तगरक था कि मुझे उस ताक़ब का शुबा भी ना हो सका जो शायद मेरे दफ्तर से निकलने के बाद ही से शुरू हो गया था। और फिर मैं उस वक़्त चौंका जब एक सनसनाती हुई गोली ने
पिछले शीशे को एक झनाके की आवाज के साथ सैकड़ों हिस्सों में मुनक़सिम कर दिया और शीशे से टकराने के बाद शायद कोई गोली ने स्लिप होकर अपना रुख तब्दील कर लिया था, वरना शीशे का कबाड़ करने के बाद मेरी गर्दन का मनका भी मोड़ सकती थी। और मैंने बर्क रफ्तारी से गाड़ी को सड़क पर एक लपलपा दिया और फिर अकड़नुमा शीशे में देखा। सफेद रंग की एक वैन दनदनाती हुई अब भी मेरे ताक़ुब में थी। रोड सुनसान था। शायद मेरे दुश्मनों ने इसी से फायदा उठाने की कोशिश की थी। किस्मत ही थी जो मैं बच गया। उसके बाद एक्सीलेटर पर मेरे कदमों का दबाव बढ़ जाना एक फितरी अमल था। मेरा और सफ़ेद वैन का फासला घटने की बजाय बढ़ता चला गया और उसके साथ ही मैंने अपना पिस्तौल भी निकाल लिया। एक हाथ से स्टीयरिंग पर जमा कर मैंने दूसरे हाथ से यक्के बाद देगरे 3 फायर झोंक मारे और ये अमल मैंने महज दुश्मनों को ये बावर कराने की खातिर किया कि अब मैं मोहतात हो गया हूँ, वरना खौफ की हालत में किसी तेज रफ्तार गाड़ी से किसी दूसरी गाड़ी में बैठे हुए फराद या अफराद को निशाना बनाना इतना आसान नहीं था, और ख़ास तौर पर जब फायर करने वाले पर ड्राइविंग की जिम्मेदारी भी आयद हो। बहरहाल मेरी जवाबी कार्रवाई गैर मौसर भी साबित नहीं हुई। सफ़ेद रंग की वैन की रफ्तार अब बतदरीज कम होने लगी और फिर अचानक वो बाएं जानब वाली सड़क में मुड़कर नज़रों से उजल हो गई और मेरे जहन में इस वक्त सिर्फ मारुख की धमकी अमेज जुमले गूंज रहे थे। लेकिन वो इतनी जल्दी कार्रवाई करेगी मुझे इसका यकीन नहीं आ रहा था और मैंने एक बार फिर कालका को याद किया, लेकिन इस बार भी दूसरी जानब से कोई जवाब नहीं मिला। नहीं, नदीम ने पूरी तवज्जो से मेरी बातें सुनने के बाद कहा, अकरम शाह का अगवा और उस पर होने वाले कातलाना हमला एक ही सिलसिले की कड़ियाँ है और उसमें मारुख का हाथ नहीं हो सकता। क्यों? मैंने नदीम को शाकी नज़रों से घूरा। तुम शायद भूल रहे हो कि मारुख ने तुम्हें अगवा कराने की धमकी दी थी, जान से मरवाने को नहीं कहा था। हो सकता है ये गलती उसके आदमियों से सरदर्द हो गई हो। मैंने दलील पेश की। मुमकिन है वह मुझे हरासा करके दबोचने के फिक्र में हो। मैं नहीं मान सकता, नदीम ने पूरे वसूख से कहा। अगर वो मारुख के आदमी होते तो तुम कम अज कम गोली चलाने की हिमाकत कभी ना करते। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने झल्ला कर जवाब दिया। क्या वह मेरे करीब अगर दस्ता बदस्ता बात की और दरख्वास्त करते कि ए मर्दे गुस्ताख, तूने हमारी आकाज़ादी के शीशा दिल को अपने इनकार से चकनाचूर कर दिया है, इसलिए शराफत इसी में है कि अपनी हमाकत से बात आ जा और हमारे साथ खामोशी से चलकर हमारी आदम को आकाज़ादी की ख्वाहिश पूरी कर दे। किसी फिल्म के लिए मकालमे लिखना शुरू कर दो, कामयाब रहोगे। नदीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो मैंने झल्ला कर उठने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ थाम लिया और फिर बड़ी संजीदगी से बोला, तुम कहो तो मैं लिख कर देने को तैयार हूँ कि जिन लोगों ने तुम्हारी गाड़ी पर फायरिंग की वो मारुख के आदमी नहीं हो सकते। कोई दलील? सफ़ेद गाड़ी दोनों वारदातों में मुलव्वस है। नदीम ने दलील पेश की। फर्ज कर लो कि मारुख ही का आदमी उस सफ़ेद वैन में थे जिस पर से तुम पर फायरिंग की गई, लेकिन तुम बाल बाल बच गए। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि मारुख को अकरम शाह को अगवा कराने की क्या ज़रूरत थी? दहशतगर्दी के वाक़यात में ऐसी हरकतें जानबूझकर की जाती हैं ताकि लोगों में खौफ व बहरात पैदा हो। उसके अलावा गुंडागर्दी करने वाले अगर ज़हीन हों तो एक महाज पर तवज्जो मबजूल करके दूसरे महाज को बआसानी सर कर लेते हैं। हो सकता है मारुख ने भी महज अपनी बुज़दिलाना ताकत का मुजाहरा करने की खातिर पहले अकरम शाह को अगवा कराया और फिर मुझे उठवाने की कोशिश की हो। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मारुख से दोपहर ही को बात कर चुका हूँ। क्या मतलब? मैंने चौंकते हुए नदीम से पूछा। उसकी हालत तुम्हारे सिलसिले में किसी जख्मी नागन जैसी है और उसने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं तुम दोनों के मामले में टांग फंसाने की कोशिश ना करूं, इसलिए कि वो तुम्हें हर कीमत पर शिकार करने का तहैया कर चुकी है। उसने ये वादा भी किया कि वो तुम्हें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। गोया वो मुझे अगवा कराने के बाद इंतहाई बेशर्मी से इस बात पर मजबूर कर देगी कि मैं, तुम मानो या ना मानो, मगर वो मारुख है, बड़े काम की चीज़। नदीम ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसान अक्सर तारीकी में काई पर पांव पड़ने से फिसल जाता है और खुद को संभाल नहीं पाता। अगर तुम सिर्फ एक बार दिन के उजाले में जरा सा लड़खड़ा जाओ तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। दानिश के बारे में अब तुमने क्या सोचा है? मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए संजीदगी से पूछा। अगर तुम्हें यकीन है कि मोहिनी का किस्सा पाक हो चुका है तो दानिश को सामने लाने में कोई हर्ज नहीं, और मेरा भी मशवरा है कि अब उसे खुली हवा में सांस लेने का मौका मिल जाना चाहिए।
لیکن تمہیں اس وقت اچانک دانش کا خیال کس طرح آ گیا؟ ندیم نے مجھے وضاحت طلب نظروں سے گھورا۔ ماسٹر ٹونی اور اکرم شاہ کے بعد اب دانش کی اہمیت میرے لیے اور زیادہ بڑھ گئی۔ کیا مطلب؟ کیا تم دانش کو پھر کسی محاذ پر آزمانا چاہتے ہو؟ میں کوئی جواب دینا چاہتا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی اور ندیم نے رسول اٹھا لیا۔ کچھ دیر تک وہ محض ہوں ہاں کرتا رہا اور دوسری جانب سے کہے جانے والی بات پر غور سے سنتا رہا، اور پھر اس کے چہرے کے تاثرات تلخ ہوتے چلے گئے۔ اس نے غصے سے پوچھا، تم لوگ اس وقت کہاں مر گئے تھے؟ اور جواب میں دوسری جانب سے کہی گئی جو ندیم نے جھلاتے ہوئے فون کریڈل پر رکھ دیا۔ کس کا فون تھا؟ میں نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ ندیم نے لب و لہجے سے یہی اندازہ ہوا کہ اسے دوسری جانب سے کوئی اچھی خبر موصول نہیں ہوئی تھی۔ ماسٹر ٹونی، ندیم کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ کیا ہوا ماسٹر ٹونی کو؟ میں تقریباً چیخ اٹھا۔ اسے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور وہ دونوں آدمی بھی کام آ گئے جو تم نے اس کی خدمت پر معمور کیے تھے۔ ماسٹر ٹونی، میرے ذہن میں جیسے شیشے کی کوئی چیز ایک چھناکے سے ٹوٹ گئی۔ ٹوٹے ہوئے شیشے کی کرچیاں میرے وجود کے ایک حصے میں کچوکے لگا رہی تھیں، میری روح کو زخمی کر رہی تھیں، اور میں نے ایک لمحے کو ندیم کی جانب غور سے دیکھا، اور میرے دل کے نہا خانوں میں یہ خواہش بڑی شدت سے ابھری تھی کہ ندیم مسکرا کر ماسٹر ٹونی والی خبر کی تردید کر دے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور پھر میں نے ندیم سے کوئی سوال نہیں کیا۔ تیزی سے اٹھ کر باہر کی جانب لپکا جہاں ابھی تک میری گاڑی پورٹیکو میں موجود تھی، اور میں نے گاڑی میں بیٹھ کر بڑی جلد بازی میں انجن سٹارٹ کیا، اور پھر طوفانی انداز میں اسے پھاٹک سے نکالتا ہوا کھلی سڑک پر لایا اور رفتار تیز کرتا چلا گیا۔ میں اپنے آپ کو ماسٹر ٹونی کا قاتل سمجھ رہا تھا، اور میں نے اگر اس سے ملاقات نہ کی ہوتی تو شاید وہ بچ بھی سکتا تھا۔ وہ لوگ جو میرے تعاقب میں لگے تھے، میرے سلسلے میں ناکام ہونے کے بعد انہوں نے ٹونی کو بھی اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنا کر مجھے اپنی برتری کا احساس دلانے کی انتہائی بزدلانہ کوشش کی تھی، لیکن آخر وہ کون لوگ تھے؟ جائے واردات پر متعلقہ تھانے کے پولیس انسپکٹر، ڈی ایس پی اور ان کے عملے کے افراد موجود تھے جو ضروری کھانا پوری کرنے میں بظاہر بڑی مہارت سے کام کر رہے تھے۔ عام طور پر سے یہی ہوتا ہے کہ شاید مقتول اور اس کے مردہ ساتھیوں کی روح کو مطمئن کرنے کی خاطر اس قسم کی کارکردگی دکھانا ہر پولیس افیسر کا فرض سمجھا جاتا ہے، لیکن لاشوں کو دفنانے کے بعد ان کی تمام کارکردگی سرد خانوں میں پڑی ہوئی فائلوں کے انبار تلے دب کر رہ جاتی ہے، اور کوئی قاتل اگر بدقسمتی سے شاد و نادر ہی پولیس کے جال میں پھنس جائے تو اس کی بدقسمتی ہی کہا جا سکتا ہے، ورنہ پولیس قاتل کی تلاش میں اپنا وقت برباد کرنا کچھ اتنا ضروری بھی نہیں سمجھتی کہ اس کو اور بھی ہزاروں مسائل کا سامنا درپیش رہتا ہے۔ میں دور کھڑا پولیس کی کارکردگی دیکھ رہا تھا۔ وہ جائے واردات اور مقتولین کی لاش کا ایک دوسرے سے فاصلہ ناپ رہے تھے۔ ان کی اشیاء کی فہرست بڑی ایمانداری سے تیار کرنے میں مصروف تھے، جو ان کے خیال میں مرنے والے سے زیادہ اہم تھی، اور میں نے پہلی ہی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ ماسٹر ٹونی اور اس کی خدمت پر مامور دونوں افراد کے جسم خاکی سے ارواح عالم بالا کی سمت پرواز کر چکی ہیں۔ دوسری شکل میں اگر ان کے اندر زندگی کے 10-12 سانس باقی بھی رہ جاتے تو پولیس کی ضروری تفتیش اور کاغذی کھانا پوری کے درمیان ہی اپنا وقت پورا کر لیتے، شاید اس سے بھی ضابطے کی کارروائی بھی شمار کیا جاتا ہے۔ پولیس کے جوانوں نے اس پلنگ کے گرد حلقہ ڈال رکھا تھا جس پر ٹونی کی لاش موجود تھی۔ اس کے جسم کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ قتل کرنے سے بیشتر شاید اسے تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ اس کے چہرے پر بے شمار خراشیں نظر آ رہی تھیں جن پر خون کی باریک باریک لکیریں ابھر رہی تھیں، اور اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا گیا کہ وہ ٹونی کے کمرے سے بلند ہونے والی چیخ و پکار کی آوازیں سن کر وہاں پہنچے تھے، لیکن پھر قاتل یا قاتلوں نے ان کو بھی موت کی نیند سلا دیا، اور میرے اندر کا آتش فشاں انگڑائیاں لے رہا تھا۔ ٹونی کی کمپرسی کی موت نے میرے وجود کے اندر سلگنے والے لاوے کو ہوا دی، اور میں بے مشکل تمام صبر سے کام لے رہا تھا۔ اس عرصے میں ندیم کو بھی وہاں پہنچ چکا تھا اور میرے ساتھ ہی موجود تھا۔ 40 منٹ کی ضروری کاروائی، ناپ و تول اور کسی متوقع نشان کی تلاش کے بعد لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دیا گیا، اور پھر انسپکٹر، جس کا نام چترویدی تھا، میرے قریب آ کر بولا، مجھے کاغذی کھانا پوری کے لیے آپ کا بیان بھی قلم بند کرنا ہے۔
उसे क्या हासिल होगा? मैंने हकारत से कहा। मिस्टर शहबाज, मुझे इसका इल्म है कि आप भी किसी जमाने में पुलिस डिपार्टमेंट में एक आला ओहदे पर तैनात रह चुके हैं। वो शायद मुझे किसी तरह पहचानता था, इसलिए नरमी से बोला, ज़ाब्ते की कार्रवाई तो बहरहाल करना पड़ती है। आप मुझे किस तरह जानते हैं? मैं आपके दोस्त मिस्टर सराज का मातहत रह चुका हूँ। टोनी की लाश नजरों के सामने से चली गई तो जैसे मुझ पर एक अजीब सी गनूदगी तारी होने लगी, जैसे मेरे वजूद का एक एक हिस्सा मुझसे छीन लिया गया था। और मैंने चतुर्वेदी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी से उसके साथ ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया और वहां भी दरो दीवार से वीरानी टपक रही थी, जैसे एकदम तमाम रंग फीके पड़ के धुंधला गए हों। जी, मैंने थोड़ी देर के बाद इंस्पेक्टर की तरफ देखा। आप मुझसे कुछ दरियाफ्त करना चाहते हैं? आप कातिलों के सिलसिले में किसी पर अपने शुबा का ज़ाहिर कर सकते हैं? जी हाँ, मैंने तलख लहजे में जवाब दिया। कातिल वही लोग हैं जो टोनी को मारना चाहते थे, या फिर यूं समझ लीजिए कि इस तरह वो मुझ पर अपनी ताकत का इज़हार करने के ख्वाहिशमंद थे। क्या आप किसी ऐसे शख्स का नाम बताना पसंद करेंगे? मेरा ख्याल है कि कातिल सिर्फ कातिल होता है, उसका कोई नाम नहीं होता। आईसी चतुर्वेदी ने मुझसे हमदर्दी का इज़हार करते हुए कहा, आपको गालबन मकतूल से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। शायद। मैंने एक सर्द आह भरकर जवाब दिया। बहरहाल, क्या आप उन लोगों का नाम जानते हैं जिन्होंने इस जुर्म का इर्तिकाब किया? दुश्मन। मैंने सर्द मोहरी का मुजाहरा किया। किसी की जिंदगी लेने वाले को दुश्मन या कातिल ही कहा जाता है। उसका कोई नाम, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। वो रंगो नस्ल की कैद से आजाद होता है। इंसानी खसखून से होली खेलना और बेजान लाशों पर खड़े होकर फातहाना कहका लगाना उसका ईमान होता है, और ये ईमान की दौलत के अंबार से खरीदा जाता है। लेकिन फिर भी इन बातों से कुछ नहीं होता मिस्टर चतुर्वेदी, मैंने सर्द आवाज में कहा। आप कानून का झंडा बुलंद रखने के आदी हैं। तफ्तीश करना और मुजरिम की शहर तक पहुंचना आपके फराइज मनसीबे में दाखिल है। आप पूरी तवज्जो, खुलूस और दयानतदारी से किसी मुजरिम के ताक़ब में हैं, और एक सनसनाती हुई गोली पीछे से अगर आपकी जिंदगी का खात्मा कर देती है, आप उसको क्या नाम देंगे, कातिल या दुश्मन? मैं आपके दिल की कैफियत समझ रहा हूँ, लेकिन आपका बयान मेरे लिए अहम भी साबित हो सकता है। पूछिए, मैंने कुर्सी पर पुश्त से टेक लगाते हुए बेजारी से कहा। नदीम मेरे साथ ही मौजूद था, लेकिन उसने अभी तक जुबान नहीं खोली। कोई खास मसलहत ही रही होगी जो उसने बोलना मुनासिब नहीं समझा। मरने वाले से आपकी मुलाकात कब से है? चतुर्वेदी ने कागज कलम संभालते हुए कहा। तकरीबन 4-5 साल से। मरने वाले का नाम मास्टर टोनी था और वो मेरा सबसे काबिल एतमाद वर्कर था। क्या वो शुरू ही से अपाहज था? जी नहीं। और फिर इसकी वो हालत, ये काली और नापाक कुव्वतों की कमीनगी का नतीजा था। मैं समझा नहीं, मैं समझा भी नहीं सकता, मैं झल्ला गया। आप इस सिलसिले में डिप्टी सुप्रीडेंट मिस्टर सरार से मिल सकते हैं। मरने वाले के केस की इब्तदाई तफ्तीश वो पहले भी कर चुके हैं। मौजूदा वारदात के पीछे आपको किस पर शुबा है? सॉरी, मैंने खुश्क लहजे में कहा। मैं इस सिलसिले में सिवाय इसके और कुछ नहीं कह सकता कि मैं अभी 40-45 मिनट पहले टोनी से मिलकर गया था। उस वक्त वो बिल्कुल ठीक ठाक था। आपका क्या ख्याल है? इंस्पेक्टर ने पहलू बदल कर पूछा। क्या ये बिजनेस जतीसी का कोई मामला हो सकता है? मैं यकीन से नहीं कह सकता, मैंने मुख्तसरन कहा। आप जिस वक्त मकतूल से मिले उस वक्त आपके दरमियान क्या बातें हुई? मेरा मतलब है कि कोई ऐसी अहम बात जो कातिल की तलाश में कानून के किसी काम आ सके। नहीं, मैं सिर्फ टोनी की खैरियत दरियाफ्त करने आया था। और उसी लम्हे एक सिपाही अंदर दाखिल हुआ और इंस्पेक्टर चतुर्वेदी के कान में कुछ कहकर वापस चला गया कि आपका शुबा उन्हीं सिफली और गंदी काली कुव्वतों पर है जिसने मकतूल को अपाहजों जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया था। मैं यकीन से नहीं कह सकता, मैंने बेजारी का इजहार किया। मिस्टर शहबाज, आपकी मौजूदा दिल्ली कैफियत का अंदाजा लगा सकता हूँ, लेकिन कानून के भी कुछ अपने तकाजे होते हैं। मैं समझा नहीं। मेरा ख्याल है कि आप कोई न कोई ऐसी बात जानते हैं जो हमारे काम आ सकती है। ये आपका जाती ख्याल है, मेरा नहीं, मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। जब मैं पुलिस की मुलाजमत में नहीं आया था, जब मेरा ख्याल भी यही था कि किसी दुश्मन का हिसाब चुकता करने के लिए इंसान को किसी दूसरे फरीक को दरमियान में नहीं लाना चाहिए। लेकिन पुलिस की मुलाजमत इख्तियार करने के बाद मुझे भी अपना ख्याल तब्दील करना पड़ा, इसलिए कि पुलिस का महकमा अवाम की खिदमत करने और मुजरिमों की बीख करने के लिए कायम किया गया। वैसे भी एक आम आदमी को इस बात का हक हासिल नहीं कि वो कानून को अपने हाथों में लेकर कोई ऐसा कदम करे जो
मिस्टर चतुर्वेदी, मैंने उस तलख नजरों से घूरा। मेरा ख्याल है कि अभी आपने मुझे याद दिलाने की कोशिश की थी कि किसी जमाने में कभी एक पुलिस अफसर रह चुका हूँ। मुझे याद है सर, लेकिन वो कुछ कहते कहते खामोश होकर होंठ चबाने लगा, लेकिन उसकी नजरें बदस्तूर मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। लेकिन क्या? मेरा ख्याल है कि आप कोई अहम बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर, मैंने उसे तेज नजरों से घूरा। मैं जानता हूं कि तुम्हारा नाम चतुर्वेदी है और मैं चित्तर और द्विद का मतलब भी जानता हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर इंसान की अपनी जात के अंदर भी वो तमाम तर सलाहियतें मौजूद हों जो उसके नाम के एतबार से जाहिर होती हैं। अगर ऐसा होता तो अल्लाह यार नामी आदमी कहीं खेतों में हल चलाने की बजाय आराम से अपने आलीशान महल नुमा मकान में बैठा चैन की बंसरी बजा रहा होता और टांग पर टांग धरे अंगूर के गुशियों से दिल बहला रहा होता। क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देना पसंद करेंगे? इंस्पेक्टर ने एक बार फिर पहलू बदला। इसका जवाब सवाल की नौइयत पर मुनहसर है। क्या मैं दरियाफ्त कर सकता हूँ कि आप जिस गाड़ी में यहाँ तशरीफ लाए हैं उसका पिछला शीशा किस तरह टूटा? और मेरे जहन में वो सिपाही उभर आया जिसने कुछ देर पहले कमरे में दाखिल होकर चतुर्वेदी के कान में कोई बात कही थी। उसने यकीनन अपने नंबर बढ़ाने की खातिर इंस्पेक्टर को मेरी गाड़ी के टूटे हुए शीशे की इतला दी थी। ये खबर भी मैं आप ही की जुबानी सुन रहा हूँ। मैंने बड़े एतमाद से जवाब दिया और फिर बेपरवाही से बोला, हो सकता है जल्दी में गाड़ी बैक करते वक्त शीशा टूट गया हो या फिर रास्ते में किसी बच्चे की शरारत उसका नतीजा रही हो, लेकिन मेरे नज़दीक शीशे की इतनी अहमियत नहीं जितनी एक इंसान की है जो बेबसी और बेचारगी की हालत में मुब्तला होने के बावजूद इंतहाई बेदर्दी और सफाकी से कत्ल किया गया। मुझे इस वारदात की इतला आपको कब मिली? उसने मेरे पेश करदा जवाब को जबरदस्ती हलक के नीचे उतारते हुए एक नए जाविये से मुझे घेरने की कोशिश की। मैंने उस वक्त गाड़ी नहीं देखी थी, लेकिन गालबन 20 या शायद 25 मिनट पहले की बात है जब किसी नामालूम आदमी ने मुझे टोनी की मौत की इतला दी। आपने वो आवाज पहले कभी सुनी है या उस आवाज के जरिए आप किसी पर अपने शुबे का इजहार कर सकते हैं? वो आवाज मेरे लिए कतई अजनबी थी और मैंने उसे पहली बार सुना। मेरा लहजा बेहद खुश्क था। पैगाम क्या दिया गया? योर टोनी इज डेड नाउ, मैंने सपाट आवाज में जवाब दिया। और कुछ? हाँ, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। उसने शायद ये भी कहा था कि टोनी की मौत को आग और खून की होली की इब्तिदा समझा जाए, उसके बाद राब्ता मुंतके कर दिया गया। आप शायद बिजनेस करते हैं। क्यों, क्या बिजनेस करना कोई जुर्म है? मैं अब उलझने लगा था। नदीम बदस्तूर खामोश बैठा हुआ था। आप शायद मेरा मतलब नहीं समझे मिस्टर शहबाज। कारोबारी दुनिया में कारोबारी रकावटें भी होती हैं। इंसान दौलत के हसूल के एक रेस में एक दूसरे को पीछे छोड़ने की शदीद कोशिशें करता है और यही शिद्दत कभी कभी दुश्मनों का रंग भी इख्तियार कर लेती है शायद, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई मसला नहीं। इंस्पेक्टर चतुर्वेदी यकीनन एक चालाक, ज़हीन, मेहनती और दूर अंदेश अफीसर नजर आ रहा था और मैं दिल ही दिल में उसकी तारीफ किए बगैर ना रह सका। उसने हर मुमकिन जाविये से मुझे टटोलने की कोशिश की थी, लेकिन कोई कामयाबी हासिल ना कर सका। मुझे अफसोस है कि आपका कीमती वक्त ज़ाया हुआ, चतुर्वेदी ने उठते हुए कहा। मैं बहरहाल आपको अपने तावन का यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपको मेरी ज़रूरत पेश आए तो इनकसारी से काम ना लें और मैं आपके किसी काम आकर खुशी महसूस करूँगा। वैसे रुखसत होने से बेशतर आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करना ज़रूरी चाहता हूँ कि मेरी मुलाजमत का बेशतर हिस्सा सरार साहब के साथ गुजरा है, इसलिए मैं आपके बारे थोड़ी बहुत मालूमात तो बहरहाल रखता हूँ। उसके बाद हम एक दूसरे से रुखसत हो गए और बाहर आकर मैं अपनी गाड़ी में बैठने लगा तो नदीम ने कहा, मेरी गाड़ी में आ जाओ, तुझसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। तुम्हारी गाड़ी मेरा ड्राइवर कुछ देर बाद ले आएगा। और मैं खामोशी से नदीम के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गया। मास्टर टोनी की मौत ने मेरे वजूद को हिलाकर रख दिया। दानिश अभी तक ज़ैर ज़मीन था। अकरम शाह को अगवा किया जा चुका और मैं इस मुसल्लस में उलझकर किसी आखिरी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था और मेरे जहन में रह रह कर 3 नाम उभर रहे थे, मारूख, रामदयाल या भूषण जोसेफ। मारूख एक हसीन, खूबसूरत और जहरीली नागन थी। मुमकिन था जिस वक़्त वो मुझसे मिलने आई उस वक़्त उसके कुछ बॉडीगार्ड भी सादा लिबास में रहे हों, जिन्होंने मेरा ताक़ुब किया और फिर अपनी नाकामी की सूरत में मुझे खौफज़दा करने की खातिर मास्टर टोनी पर चढ़ दौड़े हों। रामदयाल पुलिस कस्टडी में था, लेकिन उसके भी यकीनन कुछ चेले ऐसे ज़रूर होंगे
जिन्होंने मेरे मुकाबले में उसकी जिल्लत और रसवाई को पसंदीदा नजरों से नहीं देखा और महज अपने झूठी अना को तस्कीन पहुंचाने की खातिर मेरे आदमियों से इंतकाम ले रहे थे। और दिल की भड़ास निकालने का मुहावरा शायद ऐसे ही बुज़दिलों के लिए तश्कील दिया गया। मेरी शख्सियत बोशन जोसेफ की थी, जो अभी तक मेरे मुकाबले में हर महाज पर शिकस्त खा रहा था, और मैंने या हालात ने उसके बहुत सारे कीमती आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। वो अभी तक खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन मुमकिन था कि मास्टर टोनी से उसने अपनी कार्रवाई का आगाज किया हो। उन 3 नामों के अलावा और भी 1-2 नाम थे जो मेरे जहन में थे। मास्टर टोनी की मौत का मुझे बेहद दुख है, लेकिन दुख किसी मुर्दा इंसान को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता। मैंने सर्द आह भरी। ये सब महज दिल का बहलावा है। लोग समझते हैं कि इन अल्फाजों से उनके रंजीदा दिलों को सुकून मिल जाता होगा, लेकिन नहीं, इनके जख्म और ताज़ा होकर हो जाते हैं। मुझे इस वक्त तुम्हारी जहनी कैफियत का अंदाजा है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, अपने दुश्मनों के बारे में गौर करता रहा, और जब तक मेरी खामोशी और शराफत से नाजायज फायदा उठाते रहे। लेकिन वो शायद ये नहीं जानते कि किसी भी नशे की लत बड़ी देर तक कायम रहती है, और नशे की अपनी अलहदा एक लज्जत होती है जो बिखरे हुए जहन को समेटने में बड़ी मुआवन होती है। उसके असरात बिलाशुबा किसी नौजवान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाटते रहते हैं, लेकिन यही जहर वक्ती तौर पर उसके लिए सुकून का सबब बन जाता है। वो नशे की हालत में गिरदो पेश के हालात से, तमाम दुख दर्द से, बल्कि खुद अपने आप से भी बेनियाज हो जाता है। और मेरी बेबसी की वजह भी यही थी कि अभी तक मैंने पलटकर अपने दुश्मनों पर भरपूर वार नहीं किया, जनूनी कैफियत में उनके जिस्मों की बोटियां नहीं नोची, और अभी तक इंसान ही था, दरिंदा नहीं बना। और शायद यही मेरी कमजोरी थी, जिससे मेरे दुश्मन बारहा फायदा उठा चुके थे। शेर के मुंह को एक बार खून लग जाए तो फिर वो आदमखोर बन जाता है, मबादा के लुकमा अजल न बन जाए। लेकिन अभी तक मैंने खुद को बचाए रखा। मैं बड़ी संजीदगी से हालात पर गौर कर रहा था, लेकिन टोनी की मौत के बाद अब मेरे सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चुका था। वो मेरा सबसे जानसार और काबिल एतमाद साथी, जिसे पहले मेरे दुश्मनों ने हाथ पांव से महरूम किया और फिर उसकी हालत पर रहम खाए बगैर उसे अपनी बर्बरियत का निशाना बना डाला। टोनी की लाश अभी तक मेरी निगाहों के सामने थी। हल्कों से उबली हुई उसकी आंख जैसे मुझसे खराज मांग रही थी, और उसके जिस्म पर नजर आने वाले गोलियों के निशानात पुकार पुकार कर कह रहे थे, बास ये मर्दानगी नहीं है, सरासर बुज़ली है। मैं मफलूट जरूर था, लेकिन ना मर्द नहीं। काश वो बास्टर्ड के बच्चे एक खुदकार राइफल मेरे हाथ में भी थमा देते, और फिर मैं उन्हें बताता कि मर्द किसे कहते हैं, दलेरी किस चिड़िया का नाम है। मैं शायद अपनी बेबसी की वजह से अपना बचाव तो ना कर सकता, लेकिन दुश्मनों की कुछ नफरी को जहन्नम रसीद करके दिल की हसरत जरूर पूरी कर लेता। और मेरा ख्याल है तुम्हें इस वक्त शदीद जहनी सुकून और आराम की जरूरत है, नदीम ने बड़ी हमदर्दी से कहा, और मैंने पलट कर नदीम की सिमत देखा। मेरे होंठों पर एक तलख सी मुस्कुराहट उभरी। मेरा एक अजीज, एक दोस्त, एक वफादार साथी दरिंदगी का निशाना बना दिया गया, और मुझे जहनी सुकून और आराम का मशवरा दिया जा रहा था। तुम्हारा शुबा किस पर है? नदीम ने मेरे होंठों पर उभरने वाली मुस्कुराहट का मगमूम भांपते हुए बड़ी संजीदगी से कहा। मैं यकीन से नहीं कह सकता, मैंने बेदली से जवाब दिया। मारूफ, नदीम ने दबी जुबान में पूछा। शायद उसे भी खारिज अज़मकान नहीं किया जा सकता, मैंने स्पाट लहजे में जवाब दिया। इसके अलावा तुम और किसकी ज़ात पर शुबा कर रहे हो? फिलहाल मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता, मैंने रुकी हुई आवाज में जवाब दिया। वैसे मास्टर टोनी की मौत ने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया। क्या तुमने उस सफेद गाड़ी के नंबर देखने की कोशिश की जिससे तुम्हारे ऊपर फायर किया गया? नहीं, मुझे इसका मौका नहीं मिल सका। क्या उसी किस्म के सफेद वैन अकरम शाह के अगवा में भी इस्तेमाल की गई थी? हो सकता है। क्या इन जुमलों के पीछे तुम्हें गंदी कुव्वतों का हाथ भी महसूस हो रहा है? मोहनी के जल के राख हो जाने के बाद बज़ाहिर इसके अमकान नजर नहीं आए, और वो तुम्हारी काल का। मोहनी की मौत के बाद से अभी तक मेरा उसका राब्ता नहीं हो सका। रास्ते में हमारे दरमियान इसी किस्म की बातें होती रही, लेकिन हम कोई आखिरी नतीजा अखज़ नहीं कर सके। घर पहुंचे तो अम्मी, नसीम और आरफा सभी परेशान थे, और नदीम सबको तसल्ली दी, और फिर मैं ड्राइंग रूम में आ गया जहां फोन की घंटी बज रही थी, और ये नंबर उसके अलावा था जो हमारे बेडरूम में मौजूद था।
और इसका इल्म मखसूस लोगों के सिवा किसी और को नहीं था। नदीम मेरे साथ था, जिसने तेजी से आगे बढ़कर फोन का माइक सिस्टम ऑन कर दिया था। हेलो, मैंने रसूल उठाकर सपाट लहजे में कहा। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो मैं इस वक्त मिस्टर शहबाज से बात कर रहा हूँ। दूसरी जानब से एक अजनबी आवाज उभरी और मैंने इससे बेशतर उस आवाज को पहले कहीं नहीं सुना था। मुमकिन है कि वो आवाज बनाकर बोल रहा हो। हाँ, मैं शहबाज बोल रहा हूँ, मैंने इस बार ठोस आवाज में जवाब दिया। मुझे तुम्हारे वफादार साथी मास्टर टोनी की मौत का अफसोस है, लेकिन वो जिस कसम पसरी की हालत में जिंदगी गुजार रहा था, उस लिए यही बेहतर था कि कौन हो तुम? मैंने गुस्सीली आवाज में सवाल किया। अपना दोस्त ही समझो। क्या नाम है तुम्हारा? नाम में क्या रखा है मिस्टर शहबाज? काम की बात करो। दूसरी जानब से सर्द लहजा अख्तियार किया गया। और हमने तुम्हें उस वक्त नेश्क मशवरा देने की खातिर फोन किया है। क्या चाहते हो? सिर्फ एक छोटी सी दरख्वास्त है माय डियर। तुम्हारे हक में बेहतर होगा कि तुम मैडम की बात शराफत से मान लो। दूसरी शक्ल में हम तुम्हें इसकी ख्वाबगाह तक पहुंचाने का फर्ज सौंपा गया है। बोलने वाले के लहजे में गहरा तन था और मेरा ख्याल है कि जो अय्याशी रिवाल्वर की जिद पर की जाए उसमें कुछ ज्यादा सवाद नहीं होता। तुम शायद मेरी बात का मतलब समझ रहे होगे। मैडम से तुम्हारी मुराद मारूख है। मैंने हकारत का इजहार किया। तुम जो चाहे नाम दे सकते हो, लेकिन हम खादम किस्म के बंदे हैं, इसलिए हर औरत को मैडम ही के नाम से पुकारते हैं। आई सी, मैंने होंठ चबाते हुए नफरत का जवाब दिया। गोया तुम मारूख के जर खरीद कुत्ते हो। ये भी एक एजाज है मिस्टर शहबाज, इसलिए कि कुत्ता बड़ा वफादार जानवर होता है। क्या तुमने इस वक्त सिर्फ अपनी हैसियत की वजाहत की खातिर फोन किया है? मैं झल्ला गया। वफादारी करना हमारा काम है, लेकिन मैडम के तलवे तुम्हें चाटने पड़ेंगे। इसके जवाब में जहर भरा हुआ था और ये भी अपनी अपनी किस्मत की बात होती है। शट अप, मैं हल्के बल चिल्लाया। एक बात गौर से सुन लो मिस्टर शहबाज। इस बार सपाट लहजे में जवाब दिया गया। हम तुम्हें सिर्फ एक हफ्ते की मोहलत देते हैं। शराफत से राह रास्त पर आ जाओ, वरना शायद अपने बद्दों की लाशें गिनना भी तुम्हारे लिए दुश्वार हो जाए। और उनके साथ ही राब्ता मुंतकी कर दिया गया और मैंने रसूल रखकर नदीम की जानब इस्तहज़ाइया नजरों से देखा। मेरा ख्याल है कि किसी ने तुम्हारे और मारूख के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन ली है, जो उसे फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। नदीम ने तेजी से कहा। मास्टर टोनी की मौत में कम अज कम मारूख का हाथ नहीं हो सकता। फिर फोन पर खास तौर पर उसका हवाला क्यों दिया गया? एक हफ्ते की मोहलत किस लिए दी गई? मैंने हाथ मसलते हुए कहा। नहीं मेरे दोस्त, मैं औरत के मामले में तुमसे ज्यादा तजर्बेकार ना सही, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि अगर वो अपनी हट पर आ जाए तो फिर पानी में डूबे हुए इंसान का भी पीछा नहीं छोड़ती। और मारूख भी किसी जहरीली नागन से कम नहीं। तुम अगर चाहो तो मैं मारूख से फोन करके मास्टर टोनी की मौत की तस्दीक कर सकता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। बोशन जोसेफ के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? नदीम ने बड़ी संजीदगी से कहा। कृष्ण शर्मा, माइक अस्टांग, रवि सोमरू, खान, बहराम और फिर टाइगर, ये सब उसके कीमती मोहरे थे जो एक के बाद एक करके पलटते चले गए और आखिरी कील राम दयाल के ताबूत में ठोकी गई। क्या ये तमाम बातें इस बात की निशानदही नहीं करती कि मास्टर टोनी की मौत में उसका आदमी का हाथ हो और उसने मारूख और तुम्हारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू से फायदा उठाने की कोशिश की हो? लेकिन मास्टर टोनी उसका क्या बिगाड़ा था? मैं तुम्हारे ख्याल से मुत्तफिक हूँ, लेकिन तुम रवि सोमरू की मौत को किस कान में फिट करोगे? क्या तुम्हारी और उसकी बराह रास्त कोई दुश्मनी थी? उसकी बात और है, मैंने कहा। अगर वो जुबान खोल देता तो बोशर मुसीबत में पड़ सकता है। मुमकिन है यही सूरत हाल टोनी के साथ भी पेश आई हो। नदीम ने दलील पेश की। तुम्हारे दुश्मनों ने उसे तुम्हारे खिलाफ खरीदने की कोशिश की हो और बाद में उसके इनकार पर उसे गोली मार दी हो। टोनी जिंदा होता तो उन लोगों की निशानदही कर सकता था। और बोशन भी तुम्हारी तरह कारोबारी आदमी है और वह हर किस्म के नाजायज धंधे करता है, लेकिन अपने असर रसूख से बाहर बार कानून के फंदों को तोड़कर आजाद हो जाता है। इसके अलावा उसने बैंक खोलकर अपने तमाम ऐबों को छुपा लिया है ताकि कोई उसकी जात पर शुबा ना कर सके। वो इस कदर दौलतमंद है कि उसे खुद अपनी माहाना आमदनी का अंदाजा नहीं। वो बहुत से इदारों का सरबराह है। बहुत सारी फलाही अंजुमनों का बोझ भी उसने अपने कंधों पर उठा रखा है। अपनी पोजीशन और रेपुटेशन को बरकरार रखने की खातिर बेदरेग दौलत खर्च करता है। आए दिन बड़े बड़े होटलों में हुकूमत के ऐसे सरबराह लोगों को दावतें करता रहता है जो वक्त पड़ने पर उसके काम आ सकें।
कृष्ण शर्मा ही की मिसाल तुम्हारे सामने है। वो जिस वक्त भूषण के लिए करोड़ों का माल लेकर हवाई अड्डे पर उतरा था, उस वक्त लॉ मिनिस्टर नफसे नफीस भूषण जोसेफ के साथ वहां मौजूद था, और तुम अपनी आंखों से सिराज की बेबसी का तमाशा भी देख चुके हो। और इत्तेफाक ही था कि वह मरीज हमारे हाथ आ गया, वरना कानून तो बहरहाल उसे अपनी गिरफ्त में लेने से मजबूर हो गया था। टोनी का कफन मैला हो लेने दो, फिर इत्मीनान से किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। मैंने बेजारी का मुजाहरा किया। मैं तुम्हें किसी हमाकत की इजाजत नहीं दूंगा, नदीम ने बड़ी अपनाई से जवाब दिया। फिर मेरे पास एक ही तरीका बाकी रह जाता है। वो क्या? मैं तुम्हारी माँ रूह के कदमों पर जाकर सर टिका दूं। मैं तलमलाकर बोला। मैं तुम्हारी जहनी कैफियत का अंदाजा लगा रहा हूँ। ऐसी हालत में किसी इंसान की हिस्से लतीफ को नहीं छेड़ा जा सकता, वरना माँ रूह कुछ ऐसी टेढ़ी खीर भी नहीं जिसके मसले को हल ना किया जा सके। मैं कोई जवाब देना चाहता था कि सिराज का फोन आ गया और उसने कमोबेश वही तमाम गुफ्तगू दोहराई जो मेरे और चतुर्वेदी के दरमियान हो चुकी थी। मास्टर टोनी की मौत के सिलसिले में उसने अपने दिली रंजो गम का इजहार करते हुए दबी ज़बान में मुझे मशवरा दिया कि इंस्पेक्टर चतुर्वेदी उसके खास मतहतों में रह चुका है और उस पर एतमाद किया जा सकता है। सिराज ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि वो बहुत ज़हीन और जिम्मेदार अफीसर है, नडर और बेखौफ भी, इसलिए आपके लिए कार आमद साबित हो सकता है। अभी मैं खुद किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका तो चतुर्वेदी से क्या मदद ले सकता हूं। मैंने सिराज को काटने की कोशिश की। और मेरे लायक कोई खिदमत? बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सिराज। हो सकता है कि मैं आप लोगों को जल्द ही तकलीफ दूं। मैं इसे अपनी इज्जत व अफजाई तस्वर करूंगा। सिराज ने फोन का राब्ता खत्म करने के बाद मैं बाहर से वरांडे में आ गया, जहां नसीम और अरफा अम्मी जान के साथ बातों में मसरूफ थी। पांडे अभी तक अस्पताल में था और डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर करार दे दिया, लेकिन जख्म अभी भरे नहीं थे, इसीलिए वो चलने फिरने से माजूर ही था। और दफ्तर जाते वक्त मैं किसी ख्याल के तहत उसकी खैरियत दरियाफ्त करने अस्पताल चला गया, जहां इस वक्त उसकी खूबसूरत और हसीन बीवी भी मौजूद थी, और मैं उसे एक बार पहले भी कैलाश बनकर उसकी ख्वाबगाह में देख चुका था, लेकिन इस वक्त वो ज्यादा हसीन नजर आ रही थी। ये मेरी धर्म पत्नी है। पांडे ने हम दोनों का तारफ कराया। खुशी हुई आपसे मिलकर, मैंने उसके सलाम का जवाब देते हुए कहा, और फिर पांडे से बोला, आपको कब तक छुट्टी मिल रही है? डॉक्टरों की मर्जी पर मुनहसर है, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। वैसे भगवान की बड़ी कृपा है कि अभी तक सांस चल रही है। अगर उस दुष्ट का हाथ जरा बहक जाता तो चिता की आग में जलकर भगवान के लिए, उसकी बीवी ने टोका। ऐसे बुरे शुबद जुबान से ना निकाला करो। मिस्टर पांडे, मैंने पहलू बदल कर पूछा, कि आप उस शख्स से पहले से वाकिफ थे जो आपसे? पांडे ने मेरी बात काटते हुए अपनी बीवी से कहा, तुम जरा दूर कमरे में बैठो, मुझे शहबाज जी से कुछ जरूरी बातें करनी है। और फिर निर्मल के चले जाने के बाद पांडे ने कुछ तवक्कुफ से कहा कि मैंने उस शख्स को पहले कभी नहीं देखा और वह मेरी और उसकी पहली मुलाकात थी। उसके बावजूद आपने ना सिर्फ उसे पहचान लिया था, बल्कि 10 लाख का चेक भी देने पर आमादा थे। जीवन से ज्यादा कोई चीज सुंदर नहीं, पांडे ने सर्द आह भरकर जवाब दिया। रहा उस आदमी को पहचानने का सवाल, तो मुझे मोहनी ने फोन पर उसकी आमद की इतला दी थी और उसका नाम भी बता दिया था। क्या नाम था उसका? मैंने बड़ी मासूमियत से सवाल किया। रणधीर, लेकिन वो टाइगर के नाम से मशहूर था, पांडे ने संजीदगी से जवाब दिया, और फिर इसके बाद और वही बात दोहरा डाली जो मेरे इल्म में थी। पांडे जी, मैंने इस बार कदरे ठोस लहजे में कहा, कि आप मिस्टर भूषण जोसेफ के नाम से भी वाकिफ हैं। वो उनसे भला कौन वाकिफ ना होगा? शहर का सबसे बड़ा कारोबारी शख्स है और हाई सर्कल में भी उसके तल्लुकात बहुत ऊपर तक हैं। आप कभी मिले हैं मिस्टर भूषण से? बिजनेस मैंने के 1-2 बार उनसे आमना सामना हुआ है, लेकिन हमारा इंट्रोडक्शन कभी नहीं हुआ। वैसे आपने उसके बारे में क्या राय कायम की? मैं समझा नहीं, पांडे ने कसमसाकर पूछा। क्या रणधीर या टाइगर ने आपको ये नहीं बताया था कि वो रकम किसको पहुंचाई जाने वाली थी? जी नहीं, पांडे ने हैरत से कहा। मैंने तो महज मोहनी के कारण वो चेक काटा था। रकम किसको जानी थी इसका मुझे कोई इल्म नहीं, और अगर मैं ये कहूं कि इन तमाम मामलात के पीछे भूषण का हाथ है तो क्या? पांडे ने हैरत से उछल पड़ा। खान, जाबर, बहराम और रणधीर, ये सभी उसी के आदमी थे। और मैंने हकारत से कहा, अभी कुछ और भी हैं जो हमारी नजरों में नहीं आ सके, लेकिन आप ये बात
आपने शायद आज का अखबार नहीं देखा जिसमें मास्टर टोनी और उसके 2 मुहाफिजों के कत्ल की तफसील मौजूद है। ओह, पांडे ने मुझे फटी फटी निगाहों से घूर रहा था कि आपको ये कुछ ऐसे मालूम हो गया, और फिर हम दोनों ने उसका क्या बिगाड़ा था। मुझ पर भी कातिलाना हमला हुआ, लेकिन मैं बाल बाल बच गया। मैंने संजीदगी से जवाब दिया, मोहिनी की मौत ने बोशन को दीवाना और जुनूनी बना दिया है, और वो तुझे इसकी मौत का जिम्मेदार समझ रहा है। और सच क्या है? पांडे ने मुझे वजाहत तलब नजरों से देखा। सच भी यही है कि मोहिनी को मैंने ही जलाकर राख किया। मैंने बड़े वसूख से जवाब दिया, लेकिन अभी तक एक बार मेरी समझ में नहीं आई कि वो आदमी कौन था जो रणधीर बनकर आपसे मिला था। उसका नाम कैलाश है। मुमकिन है उसने मुझे अपना फर्जी नाम बताया हो, लेकिन एक बात बहरहाल माननी पड़ेगी कि वो किसी भी जादूगर से कम नहीं। पांडे ने दर पर्दा मेरी ही तारीफ करते हुए कहा, भगवान की सौगंध, मैंने अपने जीवन में ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा कि उसको रास्ते से हटाने के लिए रंधेर के तेवर अचानक ही खराब हो गए थे, और मुझे विश्वास था कि रंधेर कैलाश को उसी तरह काट काट टुकड़े टुकड़े कर देगा जैसे कसाई बकरे के साथ पेश आता है। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उस पर अभी तक मुझे विश्वास नहीं आ सका। कैलाश ने एक नजर भरकर रंधेर को देखा था और फिर वो मोम पड़ गया। उसके बाद की कहानी मैं आपको सुना चुका हूँ। आज की दुनिया में भी आप इन बातों पर विश्वास रखते हैं। ऐसी कहानी और वाकयात हर दौर में मशहूर होते रहते हैं, और फिर आप कोमल वर्मा और मोहिनी को क्यों भूल रहे हो? पांडे ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता किसी अंदरूनी खौफ का एहसास ही था जो उसके चेहरे पर फैल कर गहरा होता चला गया। आप कुछ ना सोचे पांडे जी, मैंने उसकी हालत को महसूस करते हुए कहा। 1 और 1 मिलकर 11 बन जाते हैं। मैं जो हूँ आपके साथ। बड़ी कृपा है आपके शहबाज जी, वरना आप फिलहाल आराम करें, मैंने उठते हुए कहा, और फिर किसी वक्त आऊंगा। अलबत्ता एक बात का ध्यान रखिएगा, 10 लाख की रकम कोई मामूली नहीं होती जिसे इंसान आसानी से फरामोश कर दे। बोशन के बहुत सारे कीमती मोहरे पिट चुके हैं, इसलिए अभी वो अपने बचे हुए मोहरों को समेट रहा है। लेकिन अब जो वो वार करेगा वो भरपूर ही होगा। लेकिन उसे हमसे आखिर दुश्मनी क्या है? वही जो किसी डाकू को तिजोरी में भरे हुए माल से होती है। लेकिन आप भगवान पर भरोसा रखें, वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। पांडे के चेहरे पर इस बार भी खौफ की एक लहर दौड़ गई, और वो मुझे बड़ी तशक्कराना नजरों से घूर रहा था। और जवाब में मैंने उसको मुस्कुराकर विश किया और फिर कमरे से बाहर आ गया। दफ्तर जाते हुए मेरे जहन में एक नया ख्याल उभरा। नदीम ने मुझे बताया था कि एम्बेसडर होटल के बेशतर शेयर का मालिक बोशन जोसेफ ही था। एम्बेसडर का शुमार शहर के 5 स्टार होटल में होता था, इसलिए एक बात तय है कि वहां बोशन के खास आदमी भी जरूर तैनात होंगे जो आने जाने वालों पर गहरी नजर रखने होंगे। चुनाचा एम्बेसडर में रहकर उनको बआसानी देखा और रखा जा सकता है। बोशन पर हाथ उठाने से बेशतर उसके बारे में बहुत सारी इतलात कबल अज वक्त जमा करने का ख्याल मैं रखता था, और मैंने इस सिलसिले में नदीम से कोई मशवरा नहीं किया, और मैंने तय कर लिया कि अब जो कुछ करूंगा वो तन्हा ही करूंगा। दिन भर में हस्बे मामूल दफ्तरी कामों में उलझा रहा, और फिर अंधेरा भेलने से बेशतर मैं तयशुदा मनसूबे के तहत घर जाने की बजाय पब्लिक लाइब्रेरी में चला गया। मेरा ब्रीफ केस में मेकअप का अच्छा खासा सामान पहले से मौजूद था। लाइब्रेरी का बाथरूम, जिसका एक दरवाजा पिछली सिमत भी खुलता था, मेरे लिए खासा मुआवन साबित हुआ। बाथरूम में आईने के सामने खड़े होकर मैंने जल्दी जल्दी रेडीमेड मेकअप किया, और जिसने मेरे चेहरे में ऐसी नुमाया तब्दीलियां पैदा कर दी कि मैं भी अपने आप को शिनाख्त नहीं कर सका। उसके बाद मैंने लिबास तब्दील किया और बाकी चीजों को बड़ी एहतियात से ब्रीफ केस में रखकर अकबी रास्ते से बाहर निकल आया, जहां पर पार्क वाक़या था, और पार्क को अबूर करके मैं खुली सड़क पर आ गया, और फिर मैंने एक टैक्सी पकड़ी और एम्बेसडर के लिए रवाना हो गया। गाड़ी में मैंने लाइब्रेरी के बाहर ही छोड़ दी। एम्बेसडर के पोर्टिको में मेरी टैक्सी रुकते ही जो शानदार इस्तकबाल किया गया वो खिलाफ तवक्का नहीं था। इस वक्त मेरी आंखों पर 0 पावर की शानदार ऐनक थी, और होंठों के दरमियान एक आला दर्जे का पाइप अपनी खुशबू फिजा में बखेर रहा था, और मेरे पास सवाई एक ब्रीफ केस के कुछ और सादा सामान नहीं था। इसलिए मैंने पोर्टर को एक बड़ा नोट बतौर टिप देते हुए खालस गैर मुल्कियों जैसे अंदाज में उंगलियों से विश किया, और फिर ब्रीफ केस लेकर रिजर्वेशन का काउंटर पर चला गया।
जहां एक नहायत खूबसूरत और हसीन लड़की मौजूद थी। सूरत और शक्ल से वह जर्मन नसाद लग रही थी, लेकिन उर्दू और अंग्रेजी दोनों जुबानें बड़ी रवानी से बोलती थी। उसके चेहरे के नकूश खासे तीखे और पुरकशिश थे। वेलकम सर, काउंटर पर बैठी हुई हसीना ने बड़े कारोबारी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और फिर रजिस्टर खोलते हुए बोली, मे आई नो योर गुड नेम प्लीज? प्रोफेसर मोरिस फ्रॉम वियतनाम। मैंने संजीदगी से जवाब दिया, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। मेरा क़याम यहाँ 2 दिन से ज्यादा नहीं रहेगा। उसके बाद शायद मैं जनूबी अफ्रीका की तरफ निकल जाऊँ और मैंने अपना सारा सामान पहले ही से वहाँ रवाना कर दिया है। वियतनाम की जंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? लड़की ने रजिस्टर में अंदराज करते हुए कहा, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। मैंने पाइप का कश लगाते हुए बेजारी से जवाब दिया, मैं गुज़श्ता 8 साल से अफ्रीका में पाए जाने वाली एक स्याह बेल की तलाश में हूँ, जिसकी जड़ को अगर कुछ और अद्वियात के साथ मिलाकर दिया जाए तो कैंसर का मर्द हैरत अंगेज तौर पर खत्म हो जाता है। मैं आपकी कामयाबी के लिए दुआ करूंगी। लड़की ने इस बार तेजी से उर्दू में जवाब दिया और मेरी जगह कोई और होता तो शायद गड़बड़ा जाता या उसके चेहरे के बदलने वाले तासरात उसकी असलियत की भरम को बेनकाब कर देते। लेकिन मैंने जवाब में लड़की को ऐसी हैरत भरी नजरों से देखा जैसे उसकी जुबान से निकली हुई बात का मफहूम समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम सॉरी मिस्टर मॉरिस, लड़की ने एक अदा से माजरत करते हुए कहा। मैं जल्दी में मकामी जुबान बोल गई। ओह, मैंने शाने उचकाते हुए इत्मीनान का सांस लिया। यूरिया पासपोर्ट प्लीज। ओह यस, मैंने ब्रीफ केस काउंटर पर रखकर उसकी तमाम चीजें उलट पलट कर देखी और फिर ब्रीफ केस बंद करके जल्दी जल्दी अपनी जेबों की तलाशी लेने लगा। अंदाज ऐसा ही था जैसे मैं अचानक परेशान हो गया हूँ। आई एम सॉरी, मैंने थक हार कर लड़की से कहा और फिर ब्रीफ केस उठाते हुए खुद कलामी जैसे अंदाज में बोला, मैं सिर्फ 2 रोज के लिए अपने किसी वाकफकार को तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन शायद अब मुझे अपने दोस्त या मेहरबान के दरवाजे पर दस्तक देना पड़ेगी। मैं एक तरह से आपकी मदद कर सकती हूँ, लड़की ने मुझे रोकते हुए कहा। वो कैसे? होटल के रजिस्टर में आपके अंदराज किए बगैर मैं आपको 2 रोज के लिए कमरा दे सकती हूँ, लेकिन उसकी कोई रसीद नहीं होगी। क्या मतलब? मैंने चौंकने की बड़ी शानदार अदाकारी करते हुए लड़की को गौर से देखा। क्या तुम मुझे गैर कानूनी हरकत की तरगीब दे रही हो? नहीं, लड़की ने जल्दी से वजाहत की। आपकी हैसियत यहाँ मालकान के मेहमानों जैसी होगी। मैं गालबन जल्दी में अपना पासपोर्ट और सफरी बैग सामान रख कर लाना भूल गया हूँ। मैंने एक बार अपनी जेबें टटोलते हुए दोबारा परेशानी का इजहार किया। डोंट वरी सर, लड़की ने हस्बे दस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। हम अपने गैर मुल्की मेहमानों का खास ख्याल रखते हैं, लेकिन मैं कानून पसंद आदमी हूँ। गैर कानूनी काम करना मेरी फितरत के खिलाफ है। मैंने कहा ना कि आप हमारे मालकान के मेहमान की हैसियत से यहाँ रहेंगे, इसलिए आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी खिदमत करना हमारे फराइज में दाखिल होगा। मैं कुछ तामल के बाद लड़की की बात मानने पर आमादा हो गया और फिर लड़की ने एक रूम बॉय को बुलाया और मुझे 8वीं मंजिल के ऐसे कमरे में पहुंचा दिया जिसकी सजावट वाकई काबिल दीद थी। और कुछ ही देर आराम करने के बाद मैंने डिनर करने की खातिर डाइनिंग रूम में का इंतखाब मुनासिब समझा, जहां बैठकर मैं मुश्तबा मुलाजमों को करीब से देख सकता था। लेकिन मुझे अपने इरादे में कामयाबी नहीं हुई। वो सब अपनी अपने कामों में मसरूफ थे और किसी ने बतौर खास मेरी जानब तवज्जो नहीं दी। डिनर करने के बाद मैं टहलता हुआ होटल से बाहर आया और फिर मैंने एक करीबी फोन बूथ से घर के नंबर डायल किए और इत्तेफाक ही था जो दूसरी जानब से आरफा ने कॉल रिसीव की। मैं शहबाज बोल रहा हूँ, मैंने बड़ी मदम आवाज में कहा। तुम परेशान मत होना, मैं शायद 2-3 रोज तक घर ना आ सकूं। क्या मतलब? आरफा के लहजे में उलझन थी। मतलब वापसी के बाद बताऊंगा, मैंने सरगोशी की। फिलहाल मेरी बात गौर से सुनो। मेरी गाड़ी पब्लिक लाइब्रेरी के बाहर खड़ी है, उसको किसी ड्राइवर के जरिए मंगवा लो। दफ्तर से अगर कोई फोन आए तो कह देना कि किसी जरूरी काम से बाहर गया हूँ और कोशिश करना कि नदीम को भी इन तमाम बातों से दूर ही रखा जाए। वो अगर इसरार करे तो उसे भी यही बता देना कि मैं किसी कारोबारी काम के लिए तुमसे कह कर गया हूँ और मेरी वापसी कब तक होगी ये बताने की जरूरत नहीं। क्या आपको किसी किस्म का कोई खतरा लाहक तो नहीं? आरफा ने बुखलाए हुए अंदाज में पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम बस मेरी हदायत और मेरी बातों पर अमल करना। हो सकता है मैं कल या परसों तुम्हें दोबारा फोन करूं। कोशिश करना कि तुम्हें ज्यादातर फोन के करीब ही रहो। मगर अब मैं आरफा की कुछ दरियाफ्त करना चाहती थी, लेकिन मैंने राब्ता मुंतकी कर दिया और बूथ से बाहर आ गया।
कुर्बो जवार में मुझे कोई ऐसा आदमी नजर नहीं आया जिस पर मैं इस बात का शुबा कर सकता कि वो मेरी निगरानी पर ममूर है, और मैंने जेब से सिगार निकालकर होंठों के दरमियान फंसाया और फिर लाइटर जलाने लगा, लेकिन उस वक्त भी बड़ी एहतियात से अपने अतराफ का जायजा ले रहा था। और रात के तकरीबन 2 का अमल था, लेकिन मैं बदस्तूर जाग रहा था और मेरी आंखें छत पर लगी थी और ज़हन पूरी तरह बेदार था। और मैंने जल्दबाजी में जो कदम उठाया था, अब उसमें कई झूल नजर आ रहे थे। किसी गैंग को खत्म करने के लिए ये जरूरी नहीं होता कि उसके छोटे छोटे कारिंदों को खत्म किया जाए। मंसूबा बंदी की कामयाबी का इन्हिसार हमेशा गैंग लीडर पर ही होता है। अगर उसे खत्म कर दिया जाए तो फिर गैंग के बाकी अफराद खुद ही तितर बितर हो जाते हैं। और मेरे लिए सबसे अहम शख्सियत बोजन जोसेफ की थी, जिसे मोहनी की पुरअसरार कुव्वत ने मेरे खिलाफ खड़ा किया था। और मेरी और बोशन के बराह रास्त कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन हालात कुछ ऐसे तसलसल से पेश आए कि हम दोनों दरे पर्दा एक दूसरे के दुश्मन बन गए। ऐसी सूरत में अगर डायरेक्ट बोशन को बसात से हटा दिया जाता तो उसके बाकी मोहरों की कोई हैसियत बाकी ना रह जाती, लेकिन गीता के ख्याल ने मुझे कुछ ज्यादा ही जज्बाती बना दिया था। मुझे एम्बेसडर में क्याम करके बोशन के सादा लिबास वालों की नकलो हरकत पर नजर रखने की बजाय भगवान दास को तलाश करना जरूरी था। बिजनेस मैनेजर की हैसियत में वो यकीनन बोशन के बहुत सारी कमजोरियों और कारोबारी राज से वाकिफ रहा होगा। उसकी शख्सियत मेरे लिए ज्यादा अहम साबित हो सकती थी, और मेरा ज़हन अभी इन्हीं बातों में उलझा हुआ था कि दरवाजे पर हल्की सी आहट सुनकर मैं यकलख्त चौकन्ना हो गया, और मैंने अपने पिस्तौल के दस्ते पर गिरफ्त मजबूत की और बरक रफ्तारी से बिस्तर से रेंग कर अकबी सिमत खोलने वाली बालकोनी के करीब पहुंच गया। और बालकोनी की दूसरी जानब गहरा सन्नाटा तारी था, और मैं इस बात का जायजा पहले ही ले चुका था कि बालकोनी में दाखिल होना आसान नहीं, और मेरी आंख और कान दोनों बैरूनी दरवाजे पर जमे हुए थे। वो हल्की सी आहट मेरा वहम नहीं थी। दरवाजे के बाहर यकीनन कोई मौजूद था, और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मैंने तय कर लिया कि अब जिंदगी बचाने की खातिर किसी दुश्मन को गोली मारने से दरेग नहीं करूंगा। 10 मिनट निहायत खामोशी से गुजर गए। इस अरसे में मुझे कोई दूसरी आहट सुनाई नहीं दी। बाहर जो कोई भी था शायद अब तक अंदर की सुनगुन लेने में मसरूफ था, और मुझे याद था कि मैंने बिस्तर पर लेटने से कबल दरवाजा लॉक कर लिया था, लेकिन होटल वालों के पास एक कमरे की डुप्लीकेट चाबी भी हो सकती थी। मैं दामसाद एक पर्दे की आड़ में खड़ा रहा, लेकिन आधा घंटा गुजर जाने के बाद भी कोई दूसरी आवाज नहीं सुनाई दी। मेरे असाब का तनाव बेतदरीज बढ़ता जा रहा था, और मैं खौफजदा नहीं था, लेकिन इंतजार की जहमत मेरे असाब को जरूर मुतासर कर रही थी। फिर अचानक कोई वजनी शय अकब से मेरे शानों से टकराई। उसके साथ ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई नोकीली शय मेरे कंधों में प्यूसत हो रही हो। उस आफताब से बचने के लिए भी मैंने किसी बुज़दिली का मुजाहरा नहीं किया। तेजी से नीचे झुककर समरसाल्ट किया और फिर गैर इख्तियारी तौर पर पर्दे की तरफ रुख करके यक्के बाद 3 फायर कर डाले। पिस्तौल बे आवाज था, उसके बावजूद गहरे सन्नाटे में टिच टिच की आवाज वादे तौर पर उभरी, और दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं सुनाई दी। मैंने खतरा महसूस करते हुए कालीन पर लेटे ही लेटे 4-5 करवटें बदली और फिर स्विच बोर्ड तक पहुंच गया। कमरे की लाइट ऑन करने से पहले मैंने 2 मिनट तक वहां किसी दूसरे शख्स की मौजूदगी का अंदाजा लगाने की कोशिश की, लेकिन कमरे में गहरी खामोशी थी। या तो मेरी पुश्त से टकराने वाला मेरी गोलियों का शिकार होकर मौत की अवधि नींद सो गया था, या वह जख्मी होकर बेहोश हो चुका था। मैं अपनी जगह किसी आने वाले खतरे से 2-4 होने के लिए पूरी तरह तैयार था, और मैंने बालकोनी की तरफ पिस्तौल वाला हाथ बुलंद किया और स्विच ऑन कर दिया। कमरा तेज रोशनी से जगमगाह उठा, लेकिन उसके बाद मैंने जो मंजर देखा उस पर हंसे बगैर न रह सका। वो एक स्याह फाम बिल्ली थी जो पुश्त की जानब से मुझसे टकराई थी, और अब पर्दे पर पंजे गाड़े इस तरह फिजा में झूल रही थी जैसे उसमें जिंदगी कोई रमक बाकी नहीं थी। उसके जिस्म से खून के कतरे टपक रहे थे जो जमीन पर बिछे हुए कालीन में जज्ब हो रहे थे, और मैंने तेजी से आगे बढ़कर मुर्दा बिल्ली को पर्दे से अलग किया और फिर पूरी कुव्वत से उसे बालकोनी से बाहर उछाल दिया। 30 सेकंड बाद ही मुझे उसके जमीन पर गिरने की आवाज सुनाई दी, और मैंने कमरे की लाइट को दोबारा बंद कर दिया। फिर बिस्तर पर आकर लेटा ही था कि फोन की घंटी की आवाज सुनकर चौंक उठा। इतनी रात गए मुझे कौन कॉल कर सकता था। मैंने एक लम्हे के लिए संजीदगी से गौर किया और फिर रसूल उठाकर बदली हुई आवाज में गनूदगी के लहजे में बोला, हेलो, सॉरी सर। दूसरी जानब से एक नस्वानी आवाज उभरी, मैंने शायद आपको सोते में डिस्टर्ब किया है।
कौन हो तुम और इस वक्त मुझे फोन करने का मकसद क्या है? मैंने किसी झल्लाए हुए प्रोफेसर के अंदाज में जवाब दिया और फिर जानबूझकर एक तवील जमाही ली जिसकी मध्यम सी आवाज दूसरी जानब से भी जरूर सुनी गई होगी। मैं काउंटर से नाइट ड्यूटी पर रिफ्रेशमेंट बोल रही हूँ सर, जवाब बदस्तूर अंग्रेजी ही में मिला। फिर मैं क्या करूँ, मैंने उलझते हुए कहा। मैं मुआफी की खसवार हूँ सर, लेकिन अभी अभी मुझे नाइट वॉचमैन ने इतला दी कि आपके कमरे की लाइट कुछ वक्फे के लिए चली गई और फिर बुझा दी गई और एक खून आलूद मुर्दा बिल्ली ऊपर से नीचे फेंकी गई है। बिल्ली अगर मुर्दा हालत में पाई गई है तो उसके खून का आलूद होना भी कुदरती बात है, लेकिन मैं इस सिलसिले में तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने बदस्तूर झल्लाए हुए पूछा। क्या तुम्हारे इस 5 स्टार होटल में किसी बिल्ली की मौत एक सोए हुए प्रोफेसर की नींद से ज्यादा अहमियत रखती है? वॉचमैन का ख्याल था कि रोशन होने वाली लाइट और मुर्दा बिल्ली का तल्लुक आप ही के रूम से है। अपने वॉचमैन से कहो कि वे ड्यूटी आवर्स में नशा करने की आदत तर्क कर दे। वैसे ज्यादा नशा करने वाले भी अक्सर कैंसर के मौजूद मर्द का शिकार होते हैं। मैंने नफरत का आधार करते हुए कहा। आई एम सॉरी। दूसरी जानब से मादरत तलब का अंदाज इख्तियार किया गया और मैंने जवाब दिए बगैर रसूल क्रेडर पर रख दिया। एक बार फिर उठकर बैरूनी दरवाजे को चेक किया जो बदस्तूर लॉक था। उसके बाद मैंने अपने बिस्तर पर आकर लेट गया, लेकिन मेरा जहन किसी आने वाले खतरे की पेशगोई कर रहा था और मैंने शायद बोशन के होटल में कयाम करके अक्लमंदी का सबूत नहीं दिया था। दूसरी सुबह मेरी आंख फोन के मतवातर बजने वाली घंटी से ही खुली और मैंने दीवार घीट घड़ी पर नजर डाली। उस वक्त 10:30 बज रहे होंगे और मैंने करवट बदल कर रसूल उठा लिया। यस, मैं रूम सर्विस का इंचार्ज बोल रहा हूँ सर। दूसरी जानब से एक मर्दाना आवाज उभरी कि आप ब्रेकफास्ट कर चुके हैं? रसूल किरण पर रख कर मैं जल्दी से उठा। जरूरियात से फारग होकर मैंने लिबास तब्दील करने में खासी इजलत से काम लिया। मेरा ब्रीफ केस में इमरजेंसी के तौर पर सिर्फ एक ही जोड़ा था जो मैं रात को पहन कर सोया था, लेकिन अब मैं दोबारा प्रोफेसर मोरिस वाले लिबास में आ गया। गुज़श्ता रात के वाक़यात के बाद मैं कुछ ज्यादा ही मुहतात हो गया, इसलिए कि पिस्तौल को बाकायदा लोड करके जेब में डाल लिया था ताकि फौरी जरूरत के वक्त मुझे एक लम्हे की भी देर बर्दाश्त ना करनी पड़े। और ठीक आधे घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज उभरी।